हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम एक बहुत ही सुंदर मेथड के ऊपर देखने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा बनाया हुआ मेथड नहीं है, ये बिल्कुल ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है जो 18वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। आप सर्च करोगे गूगल पे, विकीपीडिया पे, तो आपको ये सिस्टम मिल जाएगा देखने को। इसका नाम है नेमोनिक मेजर सिस्टम। इस मेथड का इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन किसी भी नंबर को याद करने में सक्षम नहीं है। हालांकि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को याद कर सकता है, लेकिन कब? जब आप बहुत बार एकदम जिद पर अड़े हो, बहुत बार रट्टा मारे हो, तो नंबर को भी याद कर लेगा, है ना। जैसे मोबाइल नंबर याद कर लेता है बार बार रिवीजन से, मल्टीपल रिवीजन से। लेकिन आप चाहोगे कि एक ही बार सुन करके हम किसी का मोबाइल नंबर याद कर लें, एक ही बार सुन करके किसी डेटा को याद कर लें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोग पूछेंगे कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है ना। 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है मीटर या किलोमीटर में? तो भाई ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, है ना। अब इसको तो आप बहुत बार रट्टा मारोगे या फिर कोई इसका तरीका निकल जाए। तो मैं भी इसको तरीके से याद रखा, मतलब इस तरीके के जितने सारे वैल्यू होते हैं ना आपके फिजिक्स वगैरह में, सब मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसी मेथड से याद किया हूँ। तो कहने का मतलब ये कि नेमोनिक मेजर सिस्टम का सबसे बड़ा इस्तेमाल यह है कि आप दुनिया के किसी भी डेटा को आप आसानी से याद कर सकते हो इस मेथड का इस्तेमाल करके। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम सारे देखेंगे, जितने सारे बैटल्स हुए हैं आपके हिस्ट्री में, उसको याद रखना है, डेट के साथ याद रखना है, ईयर के साथ याद रखना है। या फिर जून मंथ, जुलाई मंथ, जनवरी मंथ में जितने सारे डेज आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा जून मंथ का फॉर एग्जांपल। जून मंथ के कम से कम 48 डेज मैं फिंगर टिप्स पे आपको करा दूंगा। और कितने समय में? मात्र आधे घंटे के समय में। आधे घंटे आप वीडियो को देखोगे, मुझे लगता है कि 48 डेज अब ऐसी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। मतलब सपने में भी मैं आपको पूछ दूं ना, मतलब एक ही बार आपको वीडियो देखना है, उसके अलावा आपको देखना ही नहीं है। ठीक है? और चुटकी में याद करा सकता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क कैसे करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जब मैं आपको बताऊँ कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है ना, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। क्लियर? फिर है कि बाइसिकल डे, मतलब साइकिल डे कब मनाया जाता है, तो साइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। भाई आप ऐसे याद करोगे ना, तो ऐसे 12 मंथ में कम से कम 400-500 डेज होते हैं, आप कभी नहीं याद कर पाओगे। लेकिन मेरी गारंटी ये है, मेरी गारंटी है कि मैं आपको चुटकी में सारे डेज को भी याद करवा सकता हूँ, एकदम चुटकी में। देखना कैसे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मिल्क डे, तो मिल्क का कोड मैं बताऊंगा, एक सिंपल सा कोड। जैसे कि मैं बोलूं कि आप मिल्क कैसा पीना पसंद करते हो? ताज़ा पीना पसंद करते हो, है ना। तो आप 1 जून को भले ही भूल जाओगे, लेकिन ये वाला कोड कभी नहीं भूलोगे कि मिल्क का कोड क्या था? ताज़ा। अच्छा, सर ने बताया था मिल्क को कैसा पीना पसंद करते हैं? ताज़ा। बस आप ताज़ा याद रखना है आपको एग्जाम में। 1 जून, 3 जून, ये सब को कुछ भी नहीं याद रखना। और आप देखना आसानी से इस मेथड के थ्रू टिक लगा दोगे आंसर में, एकदम सही सही। जैसे मैं बताऊं, बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून आप याद ही नहीं रख सकते। याद रख पाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको ये सब चीज़ों को याद करने में, क्योंकि 12 महीने में आपको एक डेज तो याद नहीं करने, बहुत सारे डेज हैं, है ना, कम से कम 400-500 हैं। मैं बताऊं कि अगर बाइसिकल कि साइकिल पर हम बचपन में क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे। मज़े, बस इसके लिए मज़े और फिर मज़ा, मज़ा फिर मज़े करते थे, यही इसका कोड है। बस इसको डिकोड करना है, और ये मेथड यही चीज़ का डिकोड करने को आपको सिखाएगा। जैसे कि ए को काट देना होता है, इस मेथड के हिसाब से ए को काट देना होता है, ठीक है। और ए नहीं, मतलब सारा जो जितने सारे वॉवेल होते हैं उसको काट दिया जाता है। और एम का कोड होता है आपका 3, और जे का कोड होता है 6। लास्ट वाला आपको बताएगा मंथ को, और शुरू वाला बताएगा डेट को। तो तीसरा महीना, मतलब तीसरी तारीख, छठा महीना, है ना। तो आप आसानी से याद रख लोगे 3 जून। फिर इसी तरीके से ताज़ा, सारे वॉवेल को काट दो, ए और जे को। टी का कोड होता है 1 और जे का कोड होता है 6, यानी कि पहली तारीख, छठा महीना। एकदम आसानी से याद रख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी डिजिट को याद करने में सक्षम नहीं होता। आप तो ज़बरदस्ती को उसको बहुत बार रिवाइज करके याद करवाओगे, और फिर नेमोनिक मेजर सिस्टम का इस्तेमाल करके आप आसानी से याद कर पाओगे। तो चलिए, ये सारा मैं आपको बेनिफिट बता दिया। तो ज़रा मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इस मेथड में किस चीज़ को आपको फॉलो करना है। मैं आपको याद भी करवा दूंगा, ये सारे कोड याद भी करवा दूंगा साथ साथ में। देखो, सबसे पहली बात इस मेथड में आपको फॉलो करना है कि जितने भी वॉवेल मिलेंगे, अभी मैं दिखाया था आपको, उसको स्ट्राइक कर देना है, यानी कि काट देना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे आपके वॉवेल होते हैं, आप भी जानते हो। साथ में एच को भी काट देना है, लेकिन एच को तब नहीं काटना जब एच सी के साथ या फिर एस के साथ आए। तो सी एच और एस एच एक साथ रहे तो एच को नहीं काटना, अगर वो अकेला रहे तो एच को काट देना। एच किसी के भी साथ रहे आप काट देना,
बस सी के साथ एच आए, एस के साथ एच आए, उसको बिल्कुल मत काटना। फिर है कि लास्ट के जो 3 आपके आते हैं अल्फ़ाबेट डब्ल्यू एक्स और वाई, जेड को नहीं काटना, ठीक है। डब्ल्यू एक्स और वाई इसको क्या करना है, काट देना है। और बाकी कोड को आपको ध्यान में रखना है कि 0 से लेकर के 9 तक डिजिट तो इतना ही से बनता है, 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी डिजिट बनता है दुनिया में, ठीक है, कोई भी संख्या बनता है, कोई भी नंबर बनता है, तो 0 से 9 के बीच वाले डिजिट से ही बनते हैं। बस इसका कोड ध्यान में रखना है। वो कोड भी आपको देखना कितना चुटकी में याद कराता हूँ अभी। यहाँ पर क्या है कि 0 का कोड क्या होता है, जरा समझो 0 का कोड क्या होता है। बताओ 0 को हम शून्य बोलते हैं कि नहीं हिंदी में? जी सर जरूर बोलते हैं। शून्य को कैसे लिखेंगे? एस से लिखेंगे, तो एस किसका कोड है? 0 का। बताओ 0 को कैसे लिखते हैं? तो ZERO लिखते हैं, तो जेड से लिखते हैं, तो जेड किसका कोड हो गया? 0 का। तो याद रखोगे 0 का कोड एस और फिर जेड, और फिर एस का कोड 0 और फिर जेड का कोड 0, बात एक ही है, ठीक है। फिर है कि 1 का कोड होता है टी और फिर डी। ध्यान रखना 1 नहीं लग रहा यहाँ पर, टी नहीं लग रहा आपको, टी नहीं लग रहा 1 के जैसा, दिखने में लग रहा है ना, तो 1 का कोड क्या होगा? टी होगा। अब डी कैसे होगा सर 1 का कोड? जरा देखो हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं हिंदी में, है ना। 5 जो लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ये सारे हिंदी बचपन में ही सिखाया गया था ना, प्रवेश बोध क्लास में ही सिखा दिया गया था। आप लोग तो नर्सरी LKG UKG पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही प्रवेश बोध प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्लास ऐसे ही पढ़ते थे, तो हमें सर्वप्रथम हिंदी ही सिखाया जाता था, ठीक है। तो ये भारत का लैंग्वेज हमारा हिंदी का है, तो हिंदी में डिजिट हम 1 को ऐसे लिखते थे। 1 को आप ऐसे लिखते हो, तो बताओ इसको 1-2 बार अगर टिल्ट कर दोगे तो क्या डी नहीं बनेगा? कभी बनेगा। तो 1 को ही टिल्ट करने से बनाना, तो 1 का कोड क्या होगा? डी होगा। तो 1 का कोड टी और डी दोनों होगा, ठीक है। 0 का कोड 0 और जेड 0, है ना, याद रख लोगे। 1 तो टी जैसा दिख ही रहा है यहाँ पर, डी का कोड भी आपका 1 होगा। अब जरा बताओ ये कभी आप भूलोगे? देखो एन नहीं लगता आपको 2 के जैसा दिखने में? बिल्कुल लगता है, तो 2 का कोड होगा आपका एन। एम नहीं लगता आपको 3 के जैसा दिखने में? अगर 1-2 बार टिल्ट कर दिए, तो एक ही बार टिल्ट कर दोगे तो 3 जैसा दिखेगा, तो 3 का कोड आपका 3 है। बताओ आर का किसका कोड है? ये 4 का है, या फिर आर का कोड 4 और फिर 4 का कोड आर, कैसे भी आप बोल सकते हो। कैसे याद रखोगे? 4 हम कैसे लिखते हैं? FOUR ऐसे लिखते हैं ना। बताओ 4 अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में आर आ रहा है ना, तो ऐसे ध्यान में रख लोगे कि अच्छा 4 में आर आ रहा है। अब फिर बताओ 4 लिखते हो अगर आप अंग्रेजी में, तो कितने डिजिट है, मतलब कितने अल्फ़ाबेट यहाँ पर? 4 है, FOUR 4 है, तो 4, समझ रहे हो। तो 4 किसका कोड है? 4 का कोड है। इस तरीके से ध्यान रख लो। और फिर 4 लिखते हैं तो लास्ट में आर आता है, तो आर किसका कोड होगा? 4 का होगा। क्लियर यहाँ तक? अब 5 को कैसे ध्यान में रखना है, देखो जरा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। अब जरा बताओ 5 जब हम डिजिट में लिखते हैं तो क्या यहाँ पर एक एल नहीं छुपा हुआ? एल नहीं छुपा हुआ यहाँ पर, है ना। तो 5 में ही एल आपका छुपा होता है, तो 5 का कोड एल हो गया। नहीं भूलोगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, देखना आप कभी भूलोगे नहीं। अब जरा देखते हैं यहाँ पर 6 और जी। जरा बताओ जी को अगर एक या 2 बार टिल्ट कर देंगे, है ना, क्लॉकवाइज अगर टिल्ट कर दिया इसको, तो नहीं लग रहा है आपको कि 6 जैसा दिखेगा? ये बिल्कुल दिखेगा। तो 6 और जी तो ऐसे ही याद रखने हैं आपको, रह जाएंगे, है ना। अब जरा देखो नेक्स्ट आपका जे ऐसे लिखते हैं, तो बताओ इसको थोड़ा और घुमा देंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, मॉडिफाई कर देंगे, तो क्या 1-2 बार टिल्ट करने से ये जे जो है इसको 6 जैसा नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो बताओ जे भी किसका कोड है? 6 का। अब जरा देखो CH है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 को लिख के दिखाओ, मतलब अल्फ़ाबेट में लिख करके दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? CH, है ना, HEH, 6 ऐसे लिखेंगे। 6 हम बोलते ही हैं तो लास्ट शुरू में ही आता है CH, है ना। तो बता दो CH किसका है? 6 का कोड है सर। अब CH का 6 है तो SH का भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों को ध्यान में आपको रखना है कि ये चारों किसके कोड हैं? 6 के कोड हैं। अब बताओ के है, के ऐसे है, तो बताओ 7 को हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 1 2, ऐसे 2 लाइन खींच करके। के में भी है ना 2 लाइन आपका, तो इस तरीके से ध्यान रख लो कि 7 का कोड क्या होगा? के। क्योंकि के सी को भी कई बार का के जैसा पढ़ते हैं, जैसे कार को पढ़ते हैं ना हम लोग के जैसा, तो के और सी दोनों का कोड क्या होगा? आपका 7 होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 8। जरा देखो एफ है ऐसे, इसको अगर मॉडिफाई कर दें, अगर मैं चेंज कर दूं कलर, इसको मॉडिफाई कर दें ऐसे करके, तो क्या 8 जैसा नहीं बन जाएगा? तो 8 जैसा एफ को बनाया जा सकता है मॉडिफाई करके। फिर इसी तरीके से आपका वी, ठीक है, आपका क्या है? वी।
अब जरा देखो वी ऐसे है, एक बार ऐसे दे देंगे और एक बार उल्टा लिख देंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसको मॉडिफाई करके 8 जैसा हम बना सकते हैं। तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि 7 का कोड क्या होगा आपका के और सी। ठीक है, याद रख लोगे, ये अपने तरफ से भी याद रख लोगे। हालांकि मैं मॉडिफाई करके बता दिया कि इस तरीके से आप एक मतलब ट्रिकली आप याद रख सकते हो, ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो 7 और 8 दोनों को। अब जरा देखिए यहाँ पर 9 है, 9 का कोड होगा आपका बी और पी। कैसे ध्यान रखोगे, देखो बी को अगर आप एक दो बार टिल्ट कर दोगे तो 9 नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। पी को अगर आप टिल्ट कर दोगे तो नहीं बनाया जा सकता 9 के जैसा, बिल्कुल बन सकता है। तो पी और बी दोनों का कोड क्या होगा आपका 9। ध्यान रहे कि जी जो है, ये जी को एक दो बार टिल्ट करते हैं तो 6 जैसा बनता है, लेकिन बी और पी को टिल्ट करते हैं तो 9 जैसा। दूसरी बात कि डी को भी तो 6 जैसा 9 जैसा बनाया सकता है, लेकिन नहीं, मैं पहले बता दिया डी जो है ये आपका हिंदी वाला जो एक होता है जैसे लिखते हैं, इसको एक दो बार हम टिल्ट करते हैं तब आकर के आपका डी बनता है। तो एक को हम घुमा फिरा करके डी बनाए थे, जी को 6 बनाए थे, पी और बी के लिए 9 है। तो ये सारे कोड अगर आप ध्यान में रख लिए, ये मेरी गारंटी है। हालांकि मैं जितने सारे वीडियो में बताऊंगा आप देखते देखते आप सारा चीज़ को याद कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बात आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सारे कोड को ध्यान में रखना है। इस मेथड को आपको याद रखने के लिए, इस मेथड से मतलब इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ये सारे कोड आपको याद रखने होंगे। इसमें करना क्या होगा कि जितने वॉवेल हैं उसको काट देना है, एच को भी काट देना है, लेकिन सी और एस एच वाला जो एच आएगा उसको नहीं काटना है। मतलब किसी के साथ भी एच आए तो उसको काट देना, लेकिन सी और एस के साथ आएगा तो नहीं काटना है। डब्ल्यू एक्स वाई ये तीनों को भी काट देना है। बाकी ये सारे कोड को आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि जो भी कोड आपको सिखाया गया अभी अभी आप अच्छे तरीके से सीख लिए होगे। ठीक है, और वो उस कोड को आपको बार बार नहीं सीखना है, एक बार सीख लिए वो एनफ हो गया। मतलब उसी कोड के बेसिस पर हम सारे के सारे आर्टिकल्स को देख लेंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर वीडियो है आपका आर्टिकल्स का। और आपको करना क्या है, इस आर्टिकल के वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही प्रैक्टिस करना है। मतलब उस बैच में आपको दे दिया जाएगा उस इससे रिलेटेड टेस्ट को, तो उस टेस्ट को लगाना और पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन का आप किसी सक्सेस को नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह से बढ़ते हैं कि मतलब मैं इस चीज़ को मान करके चल रहा हूँ कि आपको सारे के सारे कोड याद हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि 12 नंबर आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ये बताया है डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। स्टेट शब्द जो है इसका डेफिनेशन दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 12 में। बता दो, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि स्टेट का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है, 12 में। कैसे ध्यान रखोगे जरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कई बार आप अपने क्लास में देखे होंगे कि कोई ना कोई आपके क्लास में एक ऐसा लड़का होगा जो हमेशा डॉन बने फिरता है ना, हमेशा डॉन बने फिरता है। डॉन बने फिरता है, टीचर उसको धर लेता है। टीचर धरने के बाद क्या करता है भाई, वो कहता है कि चलो अब तुम स्टेट का ही डेफिनेशन बता दो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, अदरवाइज तुम्हें बहुत पिटाई करूंगा, है ना। ऐसे टीचर लोग पनिश करते हैं बच्चे को। तो आपको इमेजिन ऐसे करना है कि एक बच्चा क्लास में डॉन बने फिर रहा है। क्या कर रहा है, डॉन बने फिर रहा है। इसलिए टीचर ने उससे क्या कहा कि भाई तुम अब स्टेट का डेफिनेशन बता दो तभी छोड़ूंगा, अदरवाइज तुम्हारी बहुत पिटाई की जाएगी। याद करो, रख पाओगे ना। एक बच्चा है डॉन बने फिर रहा है क्लास में, उसको टीचर ने बोला कि चलो स्टेट का डेफिनेशन बता दो अदरवाइज बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। तो डॉन को क्या करना है, डिकोड करना है। वावेल है ओ कट जाएगा, डी होता है 1 का कोड, एन होता है 2 का कोड, 12 आ गया। तो जब भी पूछ लिया जाए कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में है तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा स्टेट का डेफिनेशन किससे पूछा गया था, एक ऐसा लड़का जो डॉन बने फिर रहा था क्लास में, है ना। डॉन को डिकोड करोगे 12 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो हर एक जो यहाँ पर आर्टिकल्स है उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जैसे ये सारे जो भी इसके कंटेंट दिए गए हैं, जरूरी नहीं आप इसके मीनिंग समझ पा रहे हो, क्योंकि आप उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हो इसके ऊपर। इसका पर्पस है, इस सारे वीडियोस का पर्पस है कि आप भली भांति एग्जाम में टिक लगा पाओ सही आर्टिकल्स पे और इसको बस याद कर पाओ। अगर मैं सबका मीनिंग डेप्थ में बताने स्टार्ट कर दूं तो समझ जाओ कि एक एक वीडियो में, एक एक आर्टिकल में 5 मिनट 7 मिनट ऐसे लग जाएंगे आपको, है ना। तो आपको फोकस करना है सिर्फ आर्टिकल्स को याद करने के ऊपर और इसका मेन जो कंटेंट है वो क्या है उसके ऊपर। अब ये क्या कह रहा है 13वें में, इसमें आपको वर्ड को कैच करना है इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन।
क्या ध्यान रखना है? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता को बनाए रखना। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? आप अनिरंतर हो, असंगत हो, है ना, इसी चीज को बता रहा होता है। तो इनकंसिस्टेंट को पकड़ना है, डेरोगेशन को पकड़ना है। इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत और डेरोगेशन का मतलब अपमान। ये दो शब्द को आपको पकड़ना है। इसका कोड क्या है जरा देखो। मान लिया जाए कोई भी टीचर है, वो अपने बच्चों को क्या बोलता है हमेशा? कौन से बच्चे को? जो इनकंसिस्टेंट रहता है, अनिरंतर रहता है, वो हमेशा निरंतर तरीके से कंसिस्टेंटली वो अगर क्लास में नहीं आता तो टीचर उसको क्या नसीहत देता है कि बाबू तुम आज के बाद ना टाइम से क्लास में आया करो। क्या बोलता है टीचर? टाइम से क्लास में आया करो। किससे बोलता है? जो बच्चे इनकंसिस्टेंट होते हैं क्लास में। क्लास में जो बच्चे इनकंसिस्टेंट होते हैं उसको टीचर किस चीज़ का नसीहत देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं कि बाबू तुम आज से ना टाइम से आया करो। टाइम से आने को किसको कहा जाता है? जो बच्चे इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो इनकंसिस्टेंट आप एग्जाम में देखोगे, अब समझ जाओगे। अच्छा, सर ने बताया था कि टीचर ने कहा है उस बच्चे को जो इनकंसिस्टेंट रहता है क्लास में, उसको टाइम से आने को बोला। तो टाइम को डिकोड करो, आई और ई यहाँ से कट जाएगा। टी होता है 1 का कोड, एम होता है 3 का कोड। 13 नंबर आर्टिकल में क्या है? लॉज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट को ध्यान रख पाओगे? चलिए, अगर आप डेरोगेशन शब्द को मान लिया, पकड़ लिया। डेरोगेशन तो एक ऐसा बच्चा है जो क्लास में बहुत ही अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। तो डेरोगेशन को ही पकड़ लिया। तो डेरोगेशन शब्द का इस्तेमाल करता है। डेरोगेशन कहने का मतलब है कि बहुत गाली गलौज करता है, अपमान करता है किसी टीचर का। तो किसी टीचर को आप डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको दम भर पीटेगा कि नहीं पीटेगा? बहुत ही पीटेगा, एकदम ऐसा मारेगा कि दम निकल जाए, है ना। तो दम भी इसका ही कोड है। डेरोगेशन को पकड़ोगे तो दम को याद रखना, इनकंसिस्टेंट को पकड़ोगे तो टाइम को ध्यान रखना। दम को डिकोड करोगे, यू आपका कट जाएगा, डी होता है 1 का कोड, एम होता है 3 का कोड। तो आर्टिकल नंबर 13 इसका आंसर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब होता है के सामने, के समक्ष, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे जरा देखो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कि मान लिया जाए कोई भी बच्चा क्लासरूम में देर से आता है, कोई भी बच्चा हो क्लास में देर से आता है, तो हर एक बच्चे के लिए इक्वालिटी तरीके से, इक्वल तरीके से पनिश करना होता है। किसको? एक टीचर को। याद रख पाओगे? फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि एक ऐसा टीचर जो क्लासरूम में है, कोई भी बच्चा अगर देर से आए तो उसको इक्वली पनिश करे। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल का बेटा है वो देर से आया अगर तो उसको हम छोड़ देंगे, खुद का बेटा है अगर वो क्लास में देर से आया तो उसको हम छोड़ देंगे। नहीं, अगर आप दूसरे के बच्चे को इक्वल पनिशमेंट दे रहे हो देर से आने पर, तो चाहे वो प्रिंसिपल का बेटा हो चाहे वो खुद का बेटा हो, उसको क्या करना होगा? इक्वलिटी पनिश करना होगा। तो इक्वल वाला जो लॉ है, इक्वल लॉ जो है, ये इसके लिए ध्यान रखना। देर, कोई भी क्लासरूम में देर से आता है तो टीचर को इक्वल भावना से पनिश करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी बेटा बेटी हो, है ना। तो देर याद रख पाओगे? देर बहुत बड़ा शब्द तो नहीं है ना। देर, ई कट जाएगा यहाँ से, डी होता है 1 का कोड, आर होता है 4 का कोड। तो 14 नंबर आर्टिकल में क्या है? इक्वल। इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 15 में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर देखो, भले ही देर से आने वाले बच्चे को इक्वल पनिश करना चाहिए किसी भी टीचर को, लेकिन आप क्लासरूम में देखोगे कभी ना कभी, यदा कदा ऐसे आप देखे ही होंगे कि डेली बेसिस पर किसी ना किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। कभी धर्म के नाम पर मजाक उड़ा दिया जाता है, कभी उसके वंश के नाम पर, है ना, कभी जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर। समझ रहे हो बात को? डेली बेसिस पर वहां डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। कहां पर? एक क्लासरूम में डेली डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन शब्द को ही याद रखोगे, बस डेली को ध्यान रखना। डेली क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेक्स के ऊपर। सेक्स कहने का मतलब है, मान लिया जाए कोई मेल है कोई फीमेल है ना। अगर बात आ जाती है कि चलो क्लासरूम में झाड़ू लगाना है, तो लोग अक्सर किसको प्रेफर करते हैं कि फीमेल लगाएगी झाड़ू, हम मेल लोग नहीं लगाएंगे। तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ना, एक तरह से भेदभाव है। तो क्लासरूम में कभी ना कभी आप देखते ही होंगे कि डेली बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट होता ही होता है कोई ना कोई बच्चा, है ना। तो डेली बेसिस पर कहां पर होता है डिस्क्रिमिनेशन? क्लासरूम में। तो ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेशन शब्द को, डेली होता है डिस्क्रिमिनेशन आपके क्लासरूम में। डेली को डिकोड करो, ए कटेगा, आई कटेगा, और बताया गया था रूल में कि वाई भी कटेगा।
डी किसका कोड होता है? 1 का, और एल होता है आपका 5 का, तो 15 आ गया यहाँ पर, बिल्कुल आ गया। तो इसका 15 नंबर आर्टिकल इसका आंसर है। डिस्क्रिमिनेशन को बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब भैया जो तेज लोग होते हैं वो किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो लोग बिल्कुल ही भोंदू टाइप के हैं उसको क्या कहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जल्दी से? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको? नहीं। लेकिन तेज लोग के लिए ये फर्क नहीं पड़ता, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगा। मतलब अगर उसको यूपीएससी में बिठा दो वहाँ भी निकाल लेगा, एसएससी में बिठा दो वहाँ भी निकाल लेगा, है ना, बैंकिंग के एग्जाम में बिठा दो वहाँ भी निकाल लेगा, रेलवे का एग्जाम हो वहाँ भी निकाल लेगा। तो तेज लोग जो होते हैं, तेज लोग किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही जाता है। तो बता दो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किन लोगों को मिलता है? तेज लोगों को। तो तेज को आपको क्या करना है? डिकोड करना है। ई यहाँ से आपका कट जाएगा, टी होता है 1 का कोड, और जे किसका कोड होता है? 6 का। 16 हो गया इसका आंसर। बिल्कुल ही आसान था। अब बात करते हैं अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत वाली भावना, है ना। छुआछूत वाली भावना, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग कहते थे कि अगर ये कुआं है तो इसके ऊपर छोटे कास्ट वाले लोग आकर के पानी नहीं पी सकते। इसको कहा जाता था छुआछूत। अनटचेबिलिटी इसी को कहते हैं, है ना। कोई पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर हर कोई इस्तेमाल उसका नहीं कर सकता। तो ऐसी भावनाओं को ही कहा जाता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना। ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी वाली सिस्टम था वहाँ पर, है ना। और ये भावना सब में ये एक तरीके से हुआ करता था, अनटचेबिलिटी वाली भावना। अब हुआ ऐसा कि पहले के ज़माने में जो छुआछूत की भावना हुआ करती थी सबके अंदर, जो बड़े लोग होते थे उसके अंदर, तो इसी वजह से कई लोग डाकू बन जाया करते थे। चलो मैं डाकू बनता हूँ, इसका बदला लेता हूँ, इसको मारपीट करूंगा। मान लिया जाए कि किसी सेठ के कुएं पर कोई निम्न कास्ट के लोग जो है वो पानी पीने के लिए गया था, है ना, पानी पीने के लिए गया था, और उसके ऊपर अनटचेबिलिटी दिखा गया, मतलब छुआछूत की भावना से उसको देखा गया, कहा गया चलो तुम इस कुएं पर पानी नहीं पी सकते हो, चलो हटो यहाँ से निकलो, है ना। ऐसे भावना अगर दिखाया गया तो वो जो समझे जाते थे, छोटे कास्ट के जो लोग समझे जाते थे, वो क्या किया? डाकू बन गया, है ना। क्यों? उसका बदला लेने के लिए। ठीक है। तो डाकू को डिकोड करोगे, ध्यान में रखना कि डाकू कौन बन जाते थे? जिसके साथ अनटचेबिलिटी की भावना रखी जाती थी। तो डाकू बन गए, तो ए यहाँ से कट गया, यू यहाँ से कट गया, डी हो गया 1 का कोड, के हो गया 7 का कोड। यानी 17 नंबर आर्टिकल में क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब होता है उपाधि। जैसे डॉक्टर की उपाधि किसी को मिल जाती है, इंजीनियर लोग ER डॉट लिख देते हैं, है ना। और फिर किसी को भी कोई भी कोड मतलब उपाधि दे दिया जाता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सोना मोना, है ना, बाबू की उपाधि दे देते हैं। मम्मी अपने बेटे को राजा बाबू की उपाधि दे देती हैं, है ना। तो इस तरीके टाइटल की बातें यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर सवाल आता है, देखो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जैसे आ जाएगा, आप समझ जाना कि जब भी आप डीवी के लिए जाते हो, मतलब अभी तो तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, जॉब करोगे तो डीवी होगा आपका। डीवी कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, उसको शॉर्ट में डीवी बोलते हैं। फेमस वर्ड है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बना के दे रहा हूँ। डीवी का एक वक्त आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है। तो उस टाइम क्या किसी के उपाधि को देखा जाता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें वहाँ पर राजा बाबू कह के बुलाती है, कि सोना मोना कह के बुलाते हैं आपके GF फिर बॉयफ्रेंड, ऐसे, है ना। तो ये सब कुछ नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। वहाँ पर आपकी कोई उपाधि नहीं चलती। आपके नाम के पहले डॉक्टर भी अगर आप लिखते हो तो भी, अगर देखोगे फॉर्म इत्यादि भरोगे, तो मिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके से कोई शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना कि डीवी के टाइम में कोई भी टाइटल नहीं देखा जाता कि आपका टाइटल क्या है। कब? कोई भी टाइटल को नहीं देखा जाता। कब? डीवी के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी टाइटल का महत्व नहीं रह जाता। ठीक है। तो डीवी को डिकोड करो। डी होता है 1 का कोड, वी होता है 8 का कोड, यानी 18 नंबर आर्टिकल में क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ध्यान रख पाओगे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 नंबर आर्टिकल में देखते हैं क्या है। ये कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर स्पीच को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्पीच को ध्यान रखना है। आप अपने दादाजी से पूछना, पापा जी से पूछना, फिर दादा परदादा जो भी होंगे, उसके टाइम में एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, है ना। टेप से ही हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े नेता लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग, नेहरू जी थे या फिर गांधी जी थे, कहीं भी अगर आ गए, स्पीच दे करके चले गए, तो हमारे दादा परदादा क्या करते थे, उस स्पीच को टेप पर सुनते थे। टेप नहीं जानते होगे,
गूगल में सर्च करना, टेप रिकॉर्डर लिख लेना, समझ जाओगे कि किसके बारे में बात कही जा रही है। रेडियो होता था, रेडियो टेप बोलते हैं उसको, है ना, रेडियो टेप और फिर टेप रिकॉर्डर। तो टेप के थ्रू हम सारे लोगों के स्पीच सुना करते थे पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने के लोग स्पीच को कैसे सुना करते थे? टेप के माध्यम से, टेप के माध्यम से, ध्यान रख पाओगे, टेप के माध्यम से। रिकॉर्ड करो, ए कट जाएगा, ई कटेगा, टी होता है 1 का कोड, पी होता है 9 का कोड। तो 19 नंबर आर्टिकल में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यहाँ पर ऑफेंस को ध्यान रखना, अपराध को ध्यान रखना, ठीक है, अपराध को ध्यान में रखना। मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करके भागा जा रहा था, कोई भी व्यक्ति अपराध करके भागा जा रहा था, पुलिस उसको पकड़ती है और सीधा उसके नोज पर प्रहार करती है, मतलब नोज को उसका तोड़ दिया जाता है। किसके नोज को, किसके नाक को तोड़ दिया जाता है, किसके नोज को तोड़ दिया जाता है? जो ऑफेंस करके भाग रहा होता है। ऐसा अपराधी जो अपराध करके, ऑफेंस करके भाग रहा होता है, उसके नोज को तोड़ देता है पुलिस, ठीक है। तो ध्यान रखना नोज किससे रिलेटेड है? ऑफेंस से। कब नोज को तोड़ दिया गया? जो लोग ऑफेंस करके भाग रहे थे, अपराध करके भाग रहे थे। अब यहाँ से नोज को डिकोड करो, ओ और ई कट जाएगा, एन होता है 2 का कोड, एस होता है 0 का कोड। तो आर्टिकल 20 में क्या है? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो कोई भी नेता बनता है तो उसका एक कर्तव्य होता है कि हर पब्लिक के लाइफ को प्रोटेक्ट करे, है ना, लाइफ के प्रोटेक्शन करे। ये हर नेता का फर्ज होता है। हर किसी के पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखे, ये किसका कर्तव्य होता है? एक नेता का कर्तव्य होता है। तो बता दो नेता का कर्तव्य क्या होता है? हर किसी के लाइफ को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि भैया मैंने आपको अगर नेता चुना है अपना, तो आपका कर्तव्य है ना कि आप अपने अंदर आने वाले जितने भी पब्लिक हैं उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करो और फिर हर किसी के पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखो। तो बता दो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ध्यान कौन रखता है? एक नेता रखता है, और फिर एक नेता को रखना चाहिए। नेता को डिकोड करो, 2 हो जाएगा, टी होता है 1 का कोड। 21 नंबर आर्टिकल में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 का ए में ध्यान रखना। 21 में 2 ही है, एक तो आप समझ गए कि किससे रिलेटेड है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और दूसरा है 21 का ए। 21 का ए है, ध्यान रखना। इसमें एजुकेशन की बात कही गई है, राइट टू एजुकेशन। अब देखो पहले के ज़माने में जो जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही हुआ करते थे, ताकि उन्हें पानी की समस्या को फेस ना करना पड़े, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शहर भी बसा करता था पुराने ज़माने में तो नदी के किनारे ही बसा करता था। अभी भी देखोगे आप ऐसा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पुराने ज़माने के लोग जो थे वो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? नदी के किनारे किसी गुरुकुल में जाते थे। ध्यान रखोगे, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? नदी के किनारे जाते थे। एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? नदी के किनारे। तो नदी इसका कोड हो गया। डिकोड करोगे अगर यहाँ पर तो क्या होगा? ए यहाँ पर कट जाएगा, आई कट जाएगा, एन होता है 2 का कोड, डी होता है 1 का कोड। तो 21 को ध्यान रखना और साइड में ए को भी ध्यान रख लेना कि 21 ए में है, राइट टू एजुकेशन। ये फेमस क्वेश्चन है, 21 का ए अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 21 से दो चीज था। एक क्या था आपका, ये देख लो, नेता वाला था, और एक आपका नदी वाला। नेता क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ करता है, पर्सनल लिबर्टी देता है, एक नेता का काम होता है। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि नदी के किनारे हम क्या करते थे? नदी के किनारे हम एजुकेशन लेने जाते थे। 21 का ए को ध्यान में रखना। जहाँ भी ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके आएगा ना, उसको भी हम अलग तरीके से देखेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ के, टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर है अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार कर लेना, और डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंदी। कहने का मतलब उसको डिटेन कर लिया गया, डिटेन का मतलब उसको नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि किसको अरेस्ट कर लिया गया, किसको अरेस्ट कर लिया गया। ध्यान रखो, किसको अरेस्ट कर लिया गया, किसको डिटेन कर लिया गया। तो आपके नाना जी को अरेस्ट कर लिया गया है और डिटेन कर लिया गया है। बता दो किसको अरेस्ट कर लिया गया है और किसको डिटेन कर लिया गया है? आपके नाना जी को। नाना को डिकोड करोगे, दोनों एक कट जाएगा, एन 2 का कोड, एन 2 का कोड। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? अरेस्ट एंड डिटेंशन को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देखो
ह्यूमन ट्रैफिक का क्या मतलब होता है? ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब होता है कि मान लिया जाए अपने देश में किसी ह्यूमन को कहा गया कि भाई चलो तुम्हें दुबई में हम काम दिलाएंगे। वहाँ पर कहा गया कि तुम्हें किसी होटल का शेफ बनाएंगे, है ना, तुम होटल मैनेजमेंट किए हो, तुम्हें वहाँ पर शेफ बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जाकर के उसको बेच देते हैं, उससे मजदूरी कराया जाता है, उससे नाली साफ कराया जाता है, उससे बर्तन साफ कराने का काम किया जाता है, एक तरीके से उसको बेच दिया जाता है। तो किसी ह्यूमन को एक कंट्री में कुछ बहला फुसला करके दूसरे कंट्री ले जाकर के उसको बेच देना, ये कहलाता है ह्यूमन ट्रैफिक। याद रखोगे ना। तो यहाँ पर क्या है, और वहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके वहाँ पर फोर्स्ड लेबर कराया जाता है, ज़बरदस्ती का उससे मेहनत करवाया जाता है, जबरन श्रम करवाया जाता है ना। ऐसे केस आप अक्सर सुने होंगे कि दुबई में नहीं, कभी सुने होंगे ईरान में 21 लोग बच गए, है ना। यूएई से 50 लोग को मोदी जी ने ले आया, अपने देश को वापस ले आया, है ना। तो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को नमो जो है, नमो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, नरेंद्र मोदी को नमो कहा जाता है, अगर आपके ध्यान में हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमो कहा जाता है। तो बताओ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को और फोर्स्ड लेबर के केस को कौन सबसे ज़्यादा सॉल्व किए हैं? हमारे नमो यानी कि नरेंद्र मोदी, है ना। अब देखे होगे, कई बार देखे होगे, ऐसे केस आप कई बार सुने होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में, है ना। तो बता दो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को और फोर्स्ड लेबर के केस को सॉल्व करके कौन लाए दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में लेबर लोग को, कौन ले आए हैं? तो हमारे नमो को डिकोड करोगे, एन होता है 2 का कोड, एम होता है 3 का कोड। तो 23 नंबर आर्टिकल बताता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज में जब चिल्ड्रन को लगाया गया तो वहाँ के लोग उसका विरोध किए और जम करके नारे लगाए। तो बता दो नारे कब लगाए गए? चिल्ड्रन को जब फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट किया गया वहाँ पर, तब बहुत ही ज़्यादा उसके विरोध में नारे लगाए गए, है ना। जब चिल्ड्रन को फैक्ट्री में काम के लिए लगवाया गया, चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में काम के लिए लगवाया गया, तो क्या हुआ, उसके विरोध में वहाँ के पब्लिक नारे लगाए कि बच्चों को वहाँ पर काम मत करवाओ, है ना। ऐसा होता है कई बार। तो नारे लगाए, तो नारे को डिकोड करोगे क्या होगा? दोनों ए कटेगा, ई कटेगा, एन जो होता है, नारे का मतलब समझते हो, नारा का मतलब स्लोगन, है ना। तो जैसे मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, उसको बोलते हैं नारे। तो नारे को डिकोड करोगे, एन होता है 2 का कोड, आर होता है 4 का कोड, तो 24 हो गया। 24 नंबर आर्टिकल में क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसको प्रोहिबिट करने के लिए जो आर्टिकल है 24 ये है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है 25 नंबर आर्टिकल में क्या? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कैच करना है आपको इस वर्ड को, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन को ध्यान रखना। प्रोपेगेशन का मतलब होता है उसका बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना, है ना, प्रोपेगेशन कहलाता है। यहाँ पर देखो प्रचार लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, अभी आप गूगल पे सर्च करना, फिर यूट्यूब पे सर्च करना, आजकल जो नेल का प्रोफेशन है ना, नेल के प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है। नेल मतलब समझते हो, आपके नाखून, जैसे महिलाओं के नाखून को डेकोरेट किया जाता है एक से एक तरीके से, ऐसे ऐसे पेंट किए जाते हैं, उसके ऊपर टॉपिंग्स किए जाते हैं, गोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डायमंड का टॉपिंग्स, या फिर मतलब इतना समझ लो कि अगर 10 उंगलियों में जो नेल्स होते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए लोग 5,000, 10,000, 20,000 तक खर्च करते हैं, यहाँ तक कि लाखों रुपये खर्च करते हैं। आपको यकीन नहीं होता होगा, हमारे देश में अलग ही कल्चर है। कुछ सोसाइटी में, सोसाइटी कहने का मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं, इतने रिच लोग हैं जो नेल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, नकली मतलब अपने ब्यूटी को दिखाने के लिए नकली नेल का भी इस्तेमाल करते हैं। खास करके शादी ब्याह में भी लोग 50,000 तक, 60,000 तक, लाखों रुपये तक खर्च कर देते हैं नेल को डेकोरेट करने के लिए। तो नेल का जो प्रोफेशन और प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रचार हो रहा है, इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। तो ध्यान रखना, सर ने आपको क्या बताया था, प्रोपेगेशन, किस प्रोफेशन का आपका प्रैक्टिस ज़्यादा किया जा रहा है? नेल के प्रोफेशन को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है कि इसका प्रोपेगेट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अपने देश में। ध्यान रखोगे किस प्रोफेशन और प्रैक्टिस की बात कही जा रही है? नेल के प्रोफेशन, नेल के प्रैक्टिस की, ठीक है, नेल के डेकोरेशन की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर नेल को रिकॉर्ड करो, ए और आई कटेगा, एन 2 का कोड होता है, एल 5 का कोड होता है। तो 25 नंबर आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में कहा गया? प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। ध्यान रखोगे इस चीज़ का, बिल्कुल ही। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब हम इसके मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा कोड को पकड़ेंगे, इस पूरे सेंटेंस से पकड़ेंगे, रिलीजियस अफेयर्स। देखो आजकल क्या हो रहा है हमारे देश में कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन में शादी कर रहे हैं ना। तो आप कई बार न्यूज़ वगैरह में भी सुने होंगे कि एक रिलीजन के लोग
एक कोई खास समुदाय के लोग, खास रिलीजन के लोग अफेयर कर रहे हैं दूसरे रिलीजन में। अब ऐसा करने पर क्या होता है, लास्ट में उसका नाश हो जाता है, एकदम सर्वनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। कैसे? जैसे आप सुने होंगे कि एक हिंदू लड़की थी, एक मुस्लिम लड़के के साथ क्या करी, शादी कर ली, उसका अफेयर चल रहा था। अब वो लड़का क्या किया, वो लड़का उसको 35 टुकड़े करके सूटकेस में बंद करके आपके दिल्ली वाला जो संजय वन था उसमें जाकर के फेंक करके आ गया। सुने होंगे ऐसा केस, बहुत बार श्रद्धा वाली केस, और फिर ऐसे बहुत सारा केस हुआ है हमारे देश में। तो रिलीजियस अफेयर्स करने वालों का खास करके नाश हो जाता है। लड़की हो तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, और लड़का हो अगर तो भैया वो तो फंस ही जाते हैं, आखिरकार उसको फांसी की सजा मिलनी ही मिलनी है ना। तो किसका नाश हो जाता है भाई, किसका नाश हो जाता है? जो रिलीजियस अफेयर्स कर रहे हैं, जो रिलीजियस अफेयर्स कर रहे हैं उसका नाश हो जाता है। नाश को डिकोड करो, दोनों ए कट जाएंगे, एन होता है 2 का कोड, और एस तो एस एच है, ये होता है 6 का कोड, तो 26 हो गया। एच कट जाता है हमेशा, लेकिन एस और सी के साथ होता है तो एच नहीं कटता। तो ध्यान रखना, नाश को डिकोड के तो 26। तो 26 नंबर आर्टिकल में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर, यहाँ पर बोल रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब यहाँ पर हम कैच करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जो पेमेंट टैक्सेस को पे नहीं करते, टैक्स को पे नहीं करते। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना, तरह तरह के बहाने बना करके। तो यहाँ पर क्या है कि अनेक ऐसे लोग हैं जो टैक्स के पेमेंट नहीं करते, अनेक ऐसे लोग हैं जो पेमेंट नहीं करते टैक्स की, है ना। तो अनेक इसका क्या हो गया? अनेक इसका हो गया कोड। तो अनेक को डिकोड करो, यहाँ पर एन हो गया 2 का कोड, के हो गया 7 का कोड। तो 27 नंबर आर्टिकल में क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस को बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखो, मान लिया जाए कि आपके यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई कॉलेज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसी को बोलते हैं, कोई कॉलेज है मान लिया जाए। आपके घर से उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच क्या है? एक रिवर है ना, एक रिवर है। अब रिवर है, वहाँ पर आपके रिलीजन से रिलेटेड वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन को दिया जा रहा है, फिर कोई वर्शिप का कार्य किया जा रहा है, पूजा पाठ है, कोई वर्शिप है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। लेकिन बीच में आपके घर से मतलब जब आप जाते हो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो बीच में रिवर पड़ता है। रिवर को कैसे पार करोगे? जब आप नाव से जाओगे तो आपको ध्यान देना है कि नाव से हम कहाँ गए थे? अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो वर्शिप हो रहा था वहाँ पर अपना अटेंडेंस देने के लिए जा रहे थे। ध्यान रखोगे। नाव से आप कहाँ गए थे? नाव से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गए थे जहाँ पर वर्शिप हो रहा था आपके रिलीजन से रिलेटेड, वहाँ पर आप अपना अटेंडेंस देने के लिए गए थे। कैसे गए थे? नाव से गए थे। नाव को डिकोड करो, एन होता है 2 का कोड, वी होता है 8 का कोड। तो 28 नंबर में क्या है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, बिल्कुल ही आसान है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कहने का मतलब है कि कुछ जैसे इस्लाम को मानने वाले भी लोग हमारे देश में माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, माइनॉरिटी के अंदर तो नहीं आने चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में उनको माइनॉरिटी के अंदर रखा गया है। जैसे जैन समाज हो गया, चाहे पारसी समाज हो गई, ये सारे लोग माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इस्लाम के लोग माइनॉरिटी हैं, ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग माइनॉरिटी की फ़ायदा लेते हैं, है ना, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो उन माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट जो है वो अपने नबी में होता है। नबी शब्द से जो लोग वाकिफ़ नहीं होंगे मैं आपको बता देता हूँ, नबी हो गए, रसूल हो गए, है ना, ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं मैसेंजर के लिए, अपने अपने पैगंबर के लिए। मैसेंजर मतलब समझते हो, भगवान ने उसे धरती पर इंसानों के लिए कुछ संदेश दे करके भेजा है। तो जिस व्यक्ति को भेजा गया है उसको दूत कहेंगे, है ना, अपने संस्कृत शब्द में दूत कहेंगे। तो भैया वो दूत को, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, मैसेंजर, अपने अपने मैसेंजर को नबी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रसूल भी कहते हैं, नबी भी कहते हैं। आप लोग वाकिफ़ नहीं होंगे तो मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है। तो ध्यान रखना कि माइनॉरिटीज़ लोग, माइनॉरिटीज़ यानी इस्लाम को फॉलो करने वाले, मैं इस्लाम से रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इस्लामिक वर्ड में ज़्यादा ये इस्तेमाल में आता है नबी शब्द का। ठीक है। तो कुछ माइनॉरिटी लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है? उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है अपने अपने नबी में, अपने अपने नबी में। तो नबी को डिकोड करो, एन होता है 2 का कोड, बी होता है 9 का कोड। तो 29 नंबर में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर क्या है कि माइनॉरिटी लोग जो हैं वो अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना इसका कोड क्या है। मान लिया जाए कि आपके मौसा जी हैं, आपके एक मौसा हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके मौसा जो हैं रिच हैं, तो माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं। ध्यान रखना, आपके मौसा जी माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल रहे हैं। ध्यान रखोगे, माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन खोल रहे हैं, आपके मौसा खोल रहे हैं। मौसा को डिकोड करो, MUA इशारे कर जाएंगे, वॉवेल है। M3 का कोड, S0 का कोड। तो आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 31 को यहाँ पर क्या किया गया है, रिपील कर दिया गया है। लेकिन कुछ यहाँ पर ध्यान दो, रिपील कर दिया गया है मतलब हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल को, 31 आर्टिकल को अपने संविधान से हटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो सर्टेन लॉस हैं उसको सेव करके रखा गया है, सबको नहीं हटाया गया है। किसको नहीं हटाया गया है, इस चीज़ को हम देखेंगे, यहाँ पर देखना। ठीक है, अब यहाँ पर 31 से रिलेटेड आपका आएगा 3, A आएगा, B आएगा, C आएगा। इसी को ध्यान रखना। ABC कहने का क्या मतलब है, A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, है ना। तो मैं राइमिंग मेथड में फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि 1 का राइमिंग होता है सन यानी कि आपका बेटा, 2 होता है शू के लिए यानी जूते के लिए, 3 होता है ट्री के लिए। ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ हम लोग डुअल मेथड को देखेंगे, दोनों मेथड को देखेंगे। देखना कैसे देखते हैं, यहाँ पर है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट का मतलब क्या होता है, संपदा होता है, संपत्ति होता है। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो भी रियल एस्टेट के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता होगा पहले से, एक तरह का संपत्ति है ये, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्विजिशन ऑफ स्टेट मतलब क्या, संपदा का अर्जन, है ना। एक्विजिशन का मतलब प्राप्त कर लेना, स्टेट का मतलब संपदा यानी संपत्ति। तो संपदा का अर्जन होना, एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात कही जा रही है। मान लिया जाए आपका सन जो है एक्विजिशन ऑफ स्टेट कर लिया, तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया। आपका मोटा सन क्या कर लिया, एक्विजिशन ऑफ स्टेट कर लिया। आपका सन जब भी एक्विजिशन ऑफ स्टेट कर लिया तब वो मोटा हो गया। वैसे भी अगर गुजराती शब्द में कहा जाए तो मोटा का मतलब होता है बड़ा, है ना। बड़े लोग को मोटा भाई कहते हैं, इस तरीके से सुने होंगे शब्द को। तो बड़े लोग जो धनी लोग होते हैं उसके लिए भी मोटा का इस्तेमाल शब्द होता है, सिर्फ शरीर से मोटा होना नहीं। जो लोग पैसे में भी धनवान होते हैं उसके लिए भी मोटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सन है वो मोटा हो गया, कब, एक्विजिशन ऑफ स्टेट करने के बाद आपका सन मोटा हो गया। फिर आपका मोटा सन जो है वो एक्विजिशन ऑफ स्टेट कर लिया। ठीक है, तो मोटा है, फिर सन है 1 के लिए, तो 1 से मतलब कि ये वाला कोड को बता रहा है, इस वाले ए कोड को। मोटा को डिकोड करते हो तो M होता है 3 और T होता है 1, तो 31 को बता रहा है। तो 31 A समझ गया, और फिर 31 का 1 है। क्लियर यहाँ तक। तो ध्यान में रखना, इस वाले शब्द को एक्विजिशन ऑफ स्टेट कौन किया, आपका सन किया, उसके बाद मोटा हो गया। और फिर आपका मोटा सन जो है वो एक्विजिशन ऑफ ए स्टेट किया। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मोटा को डिकोड किए तो 31 आया, सन का मतलब 1 का मतलब ए। ठीक है, तो 31 ए में क्या है आप समझ गए। नेक्स्ट है 31 का बी। 31 का बी है, कैसे ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पर है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर आपको वैलिडेशन को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, वैलिडेशन का मतलब होता है सत्यापन करना। जैसे कि मान लिया जाए क्लास में कोई बच्चा बदमाशी करता है, टीचर पूछता है कि बताओ इसका सत्यापन करो, इसको वैलिडेट करो, ये बदमाशी किया है कि नहीं। तो क्लास का मॉनिटर उठता है, बोलता है जी सर ये इस काम का अंजाम दिया है इसी लड़के ने, है ना। तो वो वैलिडेट कर रहा है, एक तरह से सत्यापित कर रहा है। तो समझ गया वैलिडेशन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या ध्यान देना है कि कोई किसान जो होता है वो माटी में शूज़ पहन करके काम करता है, ना। किसान के आप अगर देखोगे, किसान के शूज़ को नी तक होता है, नी मतलब उसके घुटने तक होता है, लंबा लंबा शूज़ पहन करके मिट्टी में काम करता है ना। तो ध्यान रखना कि माटी में काम करने के लिए किसान लोग शू का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग माटी से जुड़े हैं, जो लोग शू पहन करके माटी में काम करते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ध्यान रखोगे, माटी में शू पहन करके किसान काम करने वाला जो है वो हमेशा सत्य ही बोलेगा। वो माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो असत्य नहीं बोलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो माटी में काम करता है कैसा, शू पहन करके, माटी शू, है ना। माटी में कौन काम करता है, जो भी किसान काम करता है शू पहन करके, वो हमेशा सत्य बोलेगा, वो हर चीज़ को वैलिडेट करेगा अच्छे तरीके से ना, गलत को गलत बोलेगा, सही को सही कहेगा, है ना।
तो माटी को डिकोड करते हो तो M3T1 और शू का मतलब 2 आने की B, तो 31 का B क्या हो गया, वैलिडेशन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है इसके ऊपर आप पूरा कितने आर्टिकल्स पढ़ोगे आप देखने वाले हो, अगली वीडियो में इसके ऊपर सारा ही आर्टिकल्स इसी के ऊपर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, निदेशक तत्व बोलते हैं हिंदी में, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। तो वो सब आप देखने वाले हो सारे आर्टिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अफेक्ट करना है, लागू करना है, एक तरीके से समझ लो, अगर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करना है, इफेक्टिव बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने माटी में ट्री लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे भी देखोगे DPSP में एक 48 नंबर का आर्टिकल है, 48 नंबर में वो एनवायरनमेंट की बात करता है, अपने वातावरण के बारे में बात करता है। तो अगर आपको वातावरण से ध्यान रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कही जा रही है, तो सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर आपको सेव करके रखना है, उसको अगर सेव करके रखना है अच्छे तरीके से, उसको इफेक्ट में लाना है, तो क्या करना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा और उसके लिए अपने अपने माटी में ट्री लगाना होगा। तो ट्री 3 को इंडिकेट करेगा, 3 यानी C को इंडिकेट करेगा। माटी को डिकोड करोगे तो आपका M3 हो गया, T आपका 1 हो गया। तो 31C किसके बारे में कहा जा रहा है, सेविंग ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेविंग ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा, वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वातावरण के बारे में कहा जाता है 48 नंबर आर्टिकल्स में, आप देखोगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है अगर आपको, तो अपने अपने माटी में ट्री को लगाना पड़ेगा। अब माटी को डिकोड किए थे तो 31 आ गया और ट्री आने की 3 आने की C, तो 31 का C क्या कह रहा है आप समझ गए। नेक्स्ट है कि 31D को इसको रिपील्ड कर दिया गया। चलिए 32 के बारे में देखते हैं, यहाँ पर क्या है। ये कह रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। हर एक मैन को, इस धरती में हर एक मैन को कभी ना कभी रिमेडीज की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, उपचार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो बता दो किसको रिमेडीज की आवश्यकता पड़ती है, हर एक मैन को, इस धरती में हर एक मैन को कभी ना कभी रिमेडीज की आवश्यकता पड़ती है, उपचार की आवश्यकता पड़ती है। मैन को डिकोड करते हो तो ए यहाँ से कट जाएगा, M3 का कोड और N2 का कोड, तो 32 नंबर आर्टिकल क्या हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है। फिर 33 को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इसको अच्छे से समझना। ये देख लो, इस आर्टिकल में कोई भी वर्ड अगर आप पकड़ पाओगे वहाँ पर एग्जाम में तो एकदम सही टिक लगा पाओगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि 33 नंबर का आर्टिकल से ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ को करने के बारे में, कि आप ऐसा रूल को, लॉ को बना सकते हो दैट वुड रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी हो या फिर किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब रॉ के बारे में सुने होंगे, है ना। तो चाहे वो रॉ में काम करे, चाहे फिर वो इंडियन आर्मी में काम करे, उसके भी फंडामेंटल राइट्स को हम हटा सकते हैं या फिर सीमित कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसा पावर पार्लियामेंट को कौन देता है, आर्टिकल नंबर 33। इसका मीनिंग आप समझ गए, है ना। अब आपको समझना इस तरीके से कि आपके एक मामू हैं, मामू मतलब मामा जी को मामू भी कहते हैं ना। तो आपके मामू इंडियन आर्मी में या फिर रॉ में काम करते हैं, आपके मामू इंडियन आर्मी में या फिर किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे रॉ में काम करते हैं। वो एक गलती के वजह से पार्लियामेंट ने उसके फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमित कर दिया। ध्यान रखोगे, किसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया पार्लियामेंट ने, तो इंडियन आर्मी में या फिर किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले आपके मामू के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो मामू को डिकोड करो, यहाँ पर 3 और 3 आ गया। तो 33 नंबर आर्टिकल्स किसके बारे में बोल रहा है आप ये समझ गए, है ना। अब यहाँ 34 से इससे रिलेटेड है, देखो फंडामेंटल राइट्स किसी और चीज़ में भी क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। किसको, ये 34 है, रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग मार्शल लॉ बाय गिविंग स्टेट ऑफिसर सर्टेन पावर्स। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब है मार्शल लॉ भी आपका इंडियन आर्मी से ही रिलेटेड है, आर्मी लोगों से ही रिलेटेड होता है मार्शल लॉ। मतलब कोई गलती करते हैं तो वहाँ पर जो भी लॉ के तहत उनको पनिश किया जाता है वो मार्शल लॉ कहलाता है, ठीक है। वो आर्मी लॉ के लिए अलग से ही एक लॉ होता है।
तो यहाँ पर उनका कोर्ट भी अलग होता है, मार्शल कोर्ट एक अलग होता है उनके लिए, ठीक है। ये साधारण कोर्ट में नहीं जाते, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे होते हैं उस तरीके के कोर्ट में वो नहीं जाते, उनका अलग ही मार्शल कोर्ट होता है। तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मार्शल लॉ से हम ध्यान रखेंगे कि मार्शल आर्ट जो भी सीखते हैं, मार्शल आर्ट में तो समझते हो, अब जानते ही होंगे मार्शल आर्ट किसको कहते हैं। तो मार्शल आर्ट जो भी सीखते हैं वो बहुत ही मार खाते हैं। यहाँ पर मार्शल लॉ आपको कैच करना था। यहाँ पर इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले को का फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है पार्लियामेंट। इस चीज़ से रिलेटेड मैं बताया था 33 में कि आपके मामू जो हैं वो इंडियन आर्मी में या फिर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसके एक गलती पर उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को 33 में ध्यान रखना था, मामू कोड था उसका। लेकिन यहाँ पर मार्शल लॉ को ध्यान रखना है, हालांकि इसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन मार्शल लॉ को यहाँ पर कैच करना है। तो मार्शल लॉ से ध्यान रखना कि मार्शल आर्ट जब भी सीखते हैं तो हम दूसरे को मारते भी हैं और मार भी बहुत खाते हैं, क्योंकि भैया आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो बिना मार खाए आप मार्शल आर्ट कैसे सीख सकते हो, है ना। मारा ही जाता है, मुक्का धक्का मुक्की तो किया ही जाता है उसमें। तो कहने का मतलब है कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत ही मार खाना पड़ता है, ठीक है। तो मार से ध्यान रखना, एम होता है 3 और आर होता है 4 का कोड। तो 34 क्या बताता है मार्शल लॉ के बारे में। बस इतना ही कैच करना था मार्शल लॉ से। मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत मार खाते हैं, बस इतना ही। 34 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आखिरी आज के वीडियो में कि 35 नंबर जो आर्टिकल है, गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट लॉज दैट इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या देखे, 33 में देखे थे कि फंडामेंटल राइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किसके लिए, इंडियन आर्मी या फिर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए, है ना। फिर देखे कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है मार्शल लॉ के तहत। तो मार्शल लॉ से आपको कैच करना था मार्शल आर्ट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मार खाते हैं, तब जाकर के मार्शल आर्ट सीखते हैं। दोनों में कैच कर लिए। फिर यहाँ भी है कि पार्लियामेंट जो है ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इम्प्लीमेंट शब्द को यहाँ पर ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करता है कौन, पार्लियामेंट, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना, कोड इसका है एमएलए, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का चुनाव होता है ना, विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें एमएलए को चुना जाता है। तो ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ हो गए। तो यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ को कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा, इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करने का जिम्मा किसको दिया है, एमएलए को दिया है। ध्यान रखोगे, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा किसको दिया है, एमएलए को। फिर से रिपीट करता हूँ, पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किसको सौंपा है, एमएलए को सौंपा है, आपके एमएलए को। तो एमएलए को डिकोड करो, यहाँ से ए कट जाएगा, एम होता है 3 का कोड, एल होता है 5 का कोड। तो 35 नंबर आर्टिकल किसके बारे में कह रहा है, क्या फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कह रहा है। तो सारे के सारे यहाँ पर आप सीख गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल का 3rd पार्ट देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला चीज़ ही नहीं है ना। तो सब चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे इस प्रैक्टिस बैच के लिए ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। देखना कितने फास्ट तरीके से सारे आर्टिकल्स को याद कर पाओगे। सिर्फ आर्टिकल्स नहीं, पूरा स्टैटिक जीके का मैं जिम्मा लेता हूँ कि ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करवा करके बहुत ही फास्ट तरीके से सिखा दूंगा। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।